जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इस फ्रांस कहा कि नहीं अमर दोसवा भी आएगा। कौन? काउंट काउर। शस्त्र के साथ लड़ेंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, आधुनिक हथियार से। एगो मारेगा तो हम 5 गो मारेंगे, टकाक टक। जय हिंद बच्चों, आज मैं आप लोगों को इटली का एकीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये चौथा भाग है। 5वां भाग जर्मनी का एकीकरण में मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। इसका चौथा भाग इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ाने जा रहा हूँ। अब जरा सा समझिए इटली का एकीकरण क्या है। तो आप जानते हैं कि नेपोलियन जो फ्रांस के शासक था, इटली विजय के बाद इटली के छोटे बड़े राज्यों को एकत्रित कर 3 राज्य बनाया था और उसी 3 राज्य को जो है एक शासन के अधीन रखा था। तो इस तरह से वो एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। टर्निक वियना कांग्रेस सम्मेलन के तहत इटली के प्रत्येक राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया था। कुछ हिस्सों को बुर्बो राजवंश को दे दिया गया था, कुछ हिस्सा को खुद रख लिया था, कुछ हिस्सा को फ्रांस को दे दिया था। फ्रांस में भी बुर्बो राजवंश के पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया था। इस तरह इटली कई हिस्सों में बटा था। उसका एकीकरण करना बड़ा मुश्किल था और उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे एकीकरण हुआ, इसमें किनका योगदान है। इटली के एकीकरण में कुछ बाधाएं थी जो इटली को एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ये क्या है? तो ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसी विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये 2 ऐसी विदेशी राष्ट्र थे, इटली के बाहर के राष्ट्र थे, जो इटली के एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया खुद रख लिया था और कुछ हिस्सा फ्रांस को दे दिया था और कुछ हिस्सा पर रोम का जो पोप था उसको दे दिया था और कुछ हिस्सा जो है बुर्बो राजवंश को दे दिया था। इसलिए ये दोनों राष्ट्र हमेशा हस्तक्षेप करता था, इटली के एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। कौन? ये 2 राष्ट्र, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। जरा सा देखिए दूसरी बाधाएं क्या थी कि छोटे छोटे राजा और सामंत थे। इटली एकीकरण से पूर्व कई छोटे छोटे राज्य में बटा था, जिसके राजा और सामंत लोग थे, स्वतंत्र रूप से शासन करते थे अपने क्षेत्रों पर। तीसरी बाधा यह थी कि वहां के अशिक्षित जनता थे तथा गरीब थे और शिक्षा के अभाव में भी राष्ट्रवाद मुश्किल था। चूंकि एक जगह से दूसरे जगह राष्ट्रहित की बात नहीं प्रसारित हो रही थी, तो ये अशिक्षित और गरीब जनता भी तीसरी बाधाएं थी। चौथा ये था पोप, जहां रोम में जो है कि पोप का वेटिकन सिटी, जिसमें पोप रहता था, और पोप जो है कि एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इसलिए नहीं होने देना चाहता था ताकि मेरा जो है प्रभाव कम हो जाएगा। तो पोप भी इटली के एकीकरण का एक बाधा था। नेक्स्ट है आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियां थी। क्योंकि कई छोटे छोटे राज्यों में बंटने के कारण आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां थे, यानी एक दूसरे से मेल नहीं था, जिसके कारण वहां पर अलगाववाद की भावना थी। मेजिनी चाहता था कि हमारे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो और एक गणतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण हो। पोप चाहता था कि हमारे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो और एक धार्मिक राष्ट्र का निर्माण हो। चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि मेरे नेतृत्व में, चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। कहाँ के शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था और यह चाहता था कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। मेजनी चाहता था गणतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना हो। पोप चाहता था धार्मिक राष्ट्र की स्थापना हो और चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। एल्बर्ट के बाद वही का शासक बना था विक्टर इमैनुएल। कहाँ के? सार्डिनिया पिडमाउंट के। जब एल्बर्ट कमजोर पड़ा तो वह गद्दी त्याग दिया और किसको शासक बनाया? विक्टर इमैनुएल को। और विक्टर इमैनुएल के नेतृत्व में ही पूरे इटली का एकीकरण हुआ। शासक कौन था? कौन? विक्टर इमैनुएल।
कहाँ के शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट के। और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य के नेतृत्व में, उसके शासक के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब कौन कौन लोग थे? अब जरा सा देखिए, इटली के एकीकरण का सकारात्मक पक्ष क्या है? ये तो बाधाएं थी। क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण की क्या बाधाएं हैं, तो ये सारी बाधाएं थी कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया का प्रभाव, जो विदेशी राष्ट्र थे वो नहीं होने देना चाहते थे। उसी तरह जो है कि कई सकारात्मक पक्ष भी थे इटली के एकीकरण होने का। अब जरा सा देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था 1830 में। 1848 में फ्रांस में जो क्रांतियां हुई थी उसका भी प्रभाव इटली पर पड़ा था। इटली के लोगों में एक जन जागरण हुआ था अपने देश के एकीकरण के प्रति, तो इस फ्रांसीसी क्रांति का भी एक प्रभाव था। दूसरा प्रभाव था नेपोलियन का सैन्य अभियान। मैंने पहले ही बताया है कि नेपोलियन ने इटली विजय कर उसके सभी राज्यों को 3 राज्य में मिलाया था और 3 राज्य को मिलाकर एक शासन के अधीन इटली को रखा था। तो ये भी इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। इटली का एकीकरण किया था और 3 गणराज्य में बांटा था। कौन? नेपोलियन। इटली को जीतकर 3 गणराज्य में बांटा था। कितने गणराज्य में बांटा था? 3। एक था सिस्पाइन, दूसरा था लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेडेन। यानी नेपोलियन इटली विजय के बाद पूरे इटली को 3 राज्य में बांटा। कौन कौन राज्य? सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। कितने राज्य? 3 राज्य में बांटा था। और तथा तीनों राज्य को यानी संपूर्ण इटली को एक शासन के अधीन रखा था। यहीं से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था, क्योंकि ये पूरे इटली को जीतकर 3 राज्य सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन 3 राज्य में एकत्रित किया। साथ ही इन तीनों राज्यों के लिए यानी संपूर्ण इटली के लिए एक शासन की व्यवस्था की। कौन? नेपोलियन ने किया था। और इस तरह अगला सकारात्मक पक्ष था सार्डिनिया पिडमाउंट का एकीकरण। 1815 में जब वियना कांग्रेस समझौता हुआ था तो दोनों राज्यों को एक कर दिया गया था। किनको? सार्डिनिया और पिडमाउंट को एकीकरण कर दिया था। यहीं से रास्ता शुरू हो गया एकीकरण का, क्योंकि ये सार्डिनिया और पिडमाउंट इटली के 2 बड़े राज्य थे और इन दोनों को एक करना यानी एकीकरण का रास्ता खुल जाना, है ना। और इस तरह पूरे इटली में एक और सकारात्मक पक्ष था कि पूरे इटली में एक भाषा थी, एक लिपि थी एवं एक धर्म था। पूरे इटली में एक भाषा, एक लिपि, एक धर्म था। यानी छोटे छोटे गणराज्यों में बंटने के बाद भी पूरे इटली में भावनात्मक जुड़ाव था, भाषा के माध्यम से, लिपि के माध्यम से या धर्म के माध्यम से। ये भी एकीकरण का एक सकारात्मक पक्ष था। और इस तरह से मैंने आपको बताया है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक पहले चार्ल्स एल्बर्ट था। फिर 1848 में जब ऑस्ट्रिया इस पर चढ़ाई किया तो विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना? विक्टर इमैनुअल बना। और तथा उन्होंने प्रधानमंत्री काउंट काबूर को नियुक्त किया था। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट काबूर को। और ये जो है विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा के था, यह राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक था। साथ ही रोम को जीतकर 1871 में इटली का एकीकरण किया था। खैर ये बिंदु बाद का है, पहले हम लोग आगे चलते हैं। एकीकरण में योगदान किनका किनका रहा? तो योगदान में जो है कि जोसेफ मेजनी था, दूसरा काउंट काबूर था, तीसरा गैरीबाल्डी था और चौथा जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक था, कौन? विक्टर इमैनुअल था। चूंकि शासक विक्टर इमैनुअल था और प्रधानमंत्री काउंट काबूर था, यानी विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में काउंट काबूर जो है कि एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, है ना। चलिए अब जोसेफ मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जोसेफ मेजनी कौन था, है ना। तो जोसेफ मेजनी कार्बोनेरी संस्था का सदस्य था। जोसेफ मेजनी किसका सदस्य था? कार्बोनेरी संस्था था। कार्बोनेरी क्या है? तो कार्बोनेरी एक गुप्त दल था जो छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करता था। इसी के सदस्य था कौन? जोसेफ मेजनी। तब मेजनी किसका सदस्य था? कार्बोनेरी संस्था का। उसके बाद यह जो है जोसेफ मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था और योग्य सेनापति था। साहित्यकार था,
गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था और योग्य सेनापति था। कौन? मेजनी। मेजनी जो है आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। उनमें आदर्शवादी, वो आदर्श को मानते थे, लेकिन जमीन पर व्यवहारिक गुण क्या है, कैसे कूटनीति के तहत हम एकीकरण करेंगे, इसका अभाव था। उन्होंने सिर्फ आदर्शवादी विचार को मानता था और वह जमीन पर जो एक दूसरे से कैसे हमें एकीकरण करने के लिए जो भी चीजें हैं उसको सफल बनाए, इनका गुण उनके पास नहीं था। और इन्होंने, मेजनी ने कार्बोनेरी के तहत वह कई बार आक्रमण किया, लेकिन उनको आभास हो गया कि ये कार्बोनेरी के तहत इटली का एकीकरण करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इटली का एकीकरण चाहते हो, इटली का एकीकरण चाहते हो तो युवाओं को साथ में लाना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। आप भारत के इतिहास में देखे हैं, दिल्ली की सरकार को हिलाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने, है ना, छात्र आंदोलन किया था। भारत में भी वो भूचाल ला दिए थे और अंततः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इसलिए मेजनी ने यंग इटली का स्थापना किया था। कहा कि ऐसे नहीं होगा, इटली का एकीकरण ऐसे नहीं होगा, क्रांति में युवाओं को बढ़ चढ़ कर लाना होगा। और इसलिए उन्होंने यंग इटली, किसकी? यंग इटली की स्थापना किया था। कौन? मेजनी ने 1831 ईस्वी में। बीबीआई प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? 1831 ईस्वी में। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। कहा कि यंग इटली और यंग यूरोप होगा, क्योंकि यूरोप के भी कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रवाद की लड़ाई चल रही थी और इसलिए इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया। कौन? मेजनी ने। इसलिए संपूर्ण इटली का एकीकरण कर मेजनी एक गणराज्य की स्थापना करना चाहता था, है ना। मेजनी किसकी स्थापना करना चाहता था? एक गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। संपूर्ण इटली का एकीकरण कर। अब आगे हम चलते हैं, काउंट काबूर की क्या योगदान है भाई इटली के एकीकरण में? सफल कूटनीतिज्ञ था। कौन? काउंट काबूर राष्ट्रवादी था और विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री था। विक्टर इमैनुअल यानी सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था। कौन? विक्टर इमैनुअल। और उसी के क्या था? प्रधानमंत्री था या कूटनीतिज्ञ भी था। जैसे भी हो अपने नीति में सफल, कूटनीति का मतलब समझते हैं ना, जैसे भी हो धन बल जो भी लगाना हो लगाकर अपने राजनीति में सफल हो जाना है, उसी को कूटनीतिज्ञ कहते थे। ये कूटनीतिज्ञ भी था और राष्ट्रवादी था, है ना। और विक्टर इमैनुअल के क्या था? प्रधानमंत्री था। इटली के तलवार कहा जाता है किसको? काउंट काबूर को, है ना। इटली का तलवार कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ऑस्ट्रिया को बाधा मानकर फ्रांस के साथ दोस्ती किया था। विक्टर इमैनुअल ने अध्ययन किया कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा अगर है तो वह ऑस्ट्रिया है। फ्रांस तो है ही, इंग्लैंड भी है, इटली के एकीकरण नहीं होने देना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया को परास्त करना है तो कूटनीति के तहत कहाँ जाना होगा भाई? तब फ्रांस से दोस्ती कर लेते हैं। एक से दोस्ती करेंगे, दूसरा पर वार करेंगे दोनों मिलकर, तब क्या होगा? ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ेगा और इटली को छोड़कर भागेगा। क्योंकि इटली के दो राज्य कौन कौन? लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। जरा ग्राफ को समझिएगा। ये जो है सेवाय और नीस, ये दोनों पर फ्रांस का प्रभुत्व था। ये सार्डिनिया और पिडमाउंट, ये जो दो राज्य थे, है ना, सार्डिनिया और पिडमाउंट एक कर दिया गया था, है ना, आज वियना समझौता के तहत। ये दो गो ऑस्ट्रिया से सटे वाला राज्य है ना, ये दो किसको? लोम्बार्डी और वेनेशिया को, दो बड़े राज्य को कौन रख लिया था? ऑस्ट्रिया रख लिया था। इसी तरह फिर यहाँ पर जो है कि परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो है कि एक गणराज्य था। यहाँ रोम था और इसके आसपास के जगहों को रोम को दे दिया गया था। इधर सिसिली और नेपल्स था। इस तरह कई छोटे छोटे टुकड़ों में इटली
बटा हुआ था। काउंट काबूल ऑस्ट्रिया को बाधा मानकर किससे दोस्ती किया? फ्रांस से दोस्ती किया। फ्रांस साथ देगा तबे ऑस्ट्रिया को हम पराजित कर सकते हैं और इटली से भगा सकते हैं। ये कौन किसका कहना था? काउंट काबूल का। ये कूटनीतिज्ञ था। अब जरा सा देखिए 1853 से 54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। क्रीमिया का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। कब? 1853 से 54 ईस्वी में। अब जरा सा देखिए, अब ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए बिना सहायता मांगे ही वह फ्रांस को सहायता देना शुरू कर दिया और इस तरह जो है क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया परास्त हुआ और फ्रांस विजयी हो गया। अब इन दोनों के बीच समझौता हुआ। जब दो राज्य किसी चीज पर लड़ता है तो समझौता होता है। तो संधि हुआ कहाँ? पेरिस में। पूरे यूरोप के लोग आए थे। अब फ्रांस कहा कि नहीं, हमारा दोस्तवा भी आएगा। कौन? काउंट काबूल। हमको युद्ध में मदद किया है, इसलिए संधि में कौन आएगा? हमारा दोस्तवा भी आएगा। ये काउंट काबूल है ना। और दोस्त को भी बुला लिया अपना। कहाँ? पेरिस में। समझौता में काउंट काबूल तो कूटनीतिज्ञ था और कहा कि नहीं, इन दोनों के बीच झंझट चल रहा था, अपना भी बात उसमें पेश दिया। कहा कि नहीं, ये जो ऑस्ट्रिया है ये बड़का चुट्टा है, इटली का एकीकरण होने ही नहीं देता है, हमेशा जो है कि टांग अड़ाते रहता है। और इस तरह से जो है कि कौन? काउंट काबूल इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बता दिया। किस संधि में? है ना, पेरिस संधि में। जब क्रीमिया युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? क्रीमिया युद्ध के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुआ था। उसी संधि में कौन? काउंट काबूल ने इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बता दिया और पूरे यूरोप के लोग, यूरोप के कंट्री का ध्यान इटली पर गया और इस तरह से जो है कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म हुआ। इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बताया को 1859 से 60 के बीच ऑस्ट्रिया पिडमाउंट में सीमा विवाद हो गया। अब जरा सा देखिए, ऑस्ट्रिया देखिए यहाँ पर सार्डिनिया पिडमाउंट, ये दोनों राज्य थे। यहीं के प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूल था। यहीं के शासक था कौन? विक्टर इमैनुएल। और इसी के नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण हो रहा था। बात समझ रहे हैं ना? किसके नेतृत्व में? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक के नेतृत्व में, काउंट काबूल के नेतृत्व में। अब जरा सा देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि बड़ी कूटनीतिज्ञ था। कौन? काउंट काबूल। वह किसी तरह जो है कि दुश्मन को पराजित करना जानता था। अब जरा सा देखिए, ये सिवाय और नीस ये भी इटली के भाग्य है। ये देखिए, ये सार्डिनिया है, ये पिडमाउंट है, ये दोनों मिलाकर एक राज्य था, एक शासक के अधीन था। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और इधर परमा, मोडेना, टस्कनी ये सब छोटे छोटे गणराज्य थे। इधर रोम पोप का किला था, वेटिकन सिटी, रोम जहां रहता था, ईसाई धर्म के धर्मगुरु जहां रहता था। यही चाहता था, ये जो है ये पूरे इटली के एकीकरण कर चाहता था कि हम धार्मिक राष्ट्र बनाए। कौन है? ये पोपोआ है ना, जौन वेटिकन सिटी के में रहता था। यही चाहता था कि ना हमर तो अथी घट जाएगा, क्या कहते हैं, वैल्यूए घट जाएगा। इसलिए यह चाहता था कि हमारे नेतृत्व में एकीकरण हो इटली का। क्या बनाए? पूरे इटली को धर्म राष्ट्र बनाए। ये दोनों चाहता था। ये सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक था विक्टर इमैनुएल और काउंट काबूल, कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। और जो है मेजनी जो था वो चाहता था, वो राष्ट्रवादी न था और कार्बोनरी के सदस्य था। वो चाहता था कि इटली के एकीकरण कर एक गणराज्य की स्थापना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो। काउंट काबूल वो फ्रांस से दोस्ती कर लिया। इधर फ्रांस है, जरा सा देखिए, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है और ये जो छोटे छोटे टुकड़ा देख रहे हैं ये है कौन? इटली। कई टुकड़ों में बटा हुआ था। अब जरा सा देखिए, अभी कहा कि दोस्त तुम तनिका हमको जो है कि फोर्स सहायता दो, सैनिक सहायता। अब सैनिक सहायता दो, ऑस्ट्रिया को यहां से भागाना है। कहां से? लोम्बार्डी और वेनेशिया से भागाना है। और चलो ना, हम जैसे ही यहां से भागेगा तो हई दूगो तुमको दे देंगे। कौन? अथी सिवाय और निस तुमको दे देंगे। कूटनीतिज्ञ न था,
ये चाहता था कि कैसी हो जो है कि दूगो राज खोकर भी अगर पूरे इटली का एकीकरण हो जाए तो इससे सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि दोस्त दूगो तुमको दे देंगे, पहले ऑस्ट्रिया को यहाँ से भगाओ, कहाँ से, लोम्बार्डी से और वेनेसिया से। और इस तरह अपने दोस्त के, जैसे क्रीमिया में दोस्त मदद किया था कौन, काउंट काबूर, तो इहो मदद कर दिया। दोनों के बीच देखिए ना, हाई ऑस्ट्रिया के यहाँ तक सीमा है, आई काउंट काबूर का सीमा है। अब इसी जगह पर सीमा जो है कि विवाद हो गया कि हमारे यहाँ से तक तो हमारे यहाँ तक। अब यही कारण जो है कि 1800 है ना 59 से 60 ईस्वी में दोनों के बीच लड़ाई हो गया। और लड़ाई हो गया तब फ्रांस जो है कि काउंट काबूर को मदद कर दिया, और मदद कर दिया तो ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी छीन लिया कौन, विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर प्रधानमंत्री था, विक्टर इमैनुअल शासक था। अब लोम्बार्डी खत्म, और लोम्बार्डी खत्म तो फ्रांस का जो शासक था वो देखा कि बाप रे बाप, अभी तो जो है कि इटली का एकीकरण में काउंट काबूर तो आगे निकल जाएगा, अभी तो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। अब इसलिए कहा कि ना कुछ तो करना होगा। तो कहा कि नहीं ठीक है तुम जीतेगा, लेकिन वहां पर जनमत संग्रह किया जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि तुम केकरा में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा कि सार्डिनिया पिडमांट में मिलेगा। तो काउंट काबूर बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, तो वो कहा कि ठीक है शर्त मंजूर है दोस्त, पहले भेजो तो फोर्स भेजो, ऑस्ट्रिया को हटाएंगे तब ना जनमत संग्रह करेंगे कि तू हमरा में मिलेगा कि दूसरा में जाएगा। आई काउंट काबूर तो पहले ही सबके जो है कि भाप लिया था कि यहाँ 80% जनसंख्या मेरे पक्ष में है, तो अगर जनमत संग्रह भी किया जाएगा तो वो हमें मिलेगा, वह उसमें नहीं जाएगा, दूसरा में नहीं जाएगा, फ्रांस में नहीं जाएगा, वह इटली में ही मिलेगा, सार्डिनिया पिडमांट में ही मिलेगा। तो कहा कि ठीक है। बस जैसे ही युद्ध हुआ तो फ्रांस यहाँ से भेज दिया सेना कि जाओ दोस्त के मदद करो, दोस्त विकट स्थिति में है। भाई यहाँ वेनेसिया से भी खदेड़ दिया, जैसे ही वेनेसिया से खदेड़ दिया तो कहा कि न अब मदद करना मुश्किल है, चूंकि यहाँ के दोनों लोगवा जो है भाप लिया आई फ्रांस कि यहाँ के दोनों लोग जनमत संग्रह में काउंट काबूर के तरफ चल जाएगा, इसलिए ना अब अपना सेना बुलाते हैं। बस सेना बुला लिया, और सेना बुला लिया तो दोनों के बीच फिर संधि हुआ। पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुआ था, तो कौन गया था मेजबानी करने, काउंट काबूर। और काउंट काबूर और ऑस्ट्रिया के बीच जो है कि संधि हो रहा है, निमंत्रण दिया गया फ्रांस को, आओ। तब फ्रांस आया, कहा कि ठीक है दोस्त तुम तो दोनों जीत लिया, लेकिन संधि में यह कहा जाता है कि फिर से आधा आधा कर लो। तो कहा कि लोम्बार्डी तुम ले लो, वेनेसिया दे दो ऑस्ट्रिया को। तो वेनेसिया ऑस्ट्रिया को दे दिया। फिर अब भीतर वाला जो है सब था, परमा, मोडेना, टस्कनी, इस सब पर छोटे छोटे गण राजतांत्रिक राज्य था। अब इसको ऑस्ट्रिया एकीकरण नहीं होने दे रहा था। काउंट काबूर चाहता था कि किसी तरह उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाए। अगर ये दो राज्य सेवाएं और निस अगर फ्रांस को देने के बाद भी अगर उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। कौन चाहता था? काउंट काबूर चाहता था। इसलिए कहा कि दोस्त ऐसा करो ना, तुम निष्क्रिय रहना, युद्ध में किसी का साथ नहीं देना, कुछ बोलबे मत करना, गूंगा बहरा बन जाना, है ना। हम देखो ना कैसे ऑस्ट्रिया को भगा देते हैं। फिर जो है कि चढ़ाई किया तो इस सब राज्य को मिला लिया, है ना। कब? 1960 से 61 में फ्रांस निष्क्रिय हो गया। सेना तो बुला ही लिया था संधि से पहले। लोम्बार्डी और वेनेसिया दो राज्य जीता था कौन? काउंट काबूर। लोम्बार्डी और दोनों किसके प्रभाव में था? ऑस्ट्रिया के। तो लोम्बार्डी ले लिया कौन? काउंट काबूर। और वेनेसिया दे दिया किसको? ऑस्ट्रिया को। संधि हुआ दोनों के बीच था। अब फ्रांस निष्क्रिय हो गया तो परमा, मोडेना और टस्कनी पर विजय प्राप्त कर लिया कौन? काउंट काबूर। अब परमा, मोडेना, टस्कनी जो छोटे छोटे स्वतंत्र राजतंत्र था, ये भी नहीं चाहता था कि एकीकरण हो,
चूंकि हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, हम भोग विलास को जो जिंदगी जी रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों का एकीकरण कर लिया और निष्क्रिय हुआ तो फिर से वेनेशिया भी छीन लिया ऑस्ट्रिया से, और इस तरह ऑस्ट्रिया को काउंट काबूल खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद ये पूरे उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर लिया। कौन? काउंट काबूल। कूटनीतिज्ञ के कारण दोस्ती के हाथ बढ़ाकर, दोस्त आओ, लालच देके, लॉलीपॉप देके क्या किया? उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर लिया काउंट काबूल, चूंकि कूटनीतिज्ञ था। और इस तरह काउंट काबूल का जो है कि इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे है गैरीबाल्डी। जरा सा देखिए गैरीबाल्डी का क्या योगदान है। पेशे से नाविक था गैरीबाल्डी। क्या था? पेशे से नाविक था तथा मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये मेजनी है, ये चाहता था, ये भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हो, मेजनी जैसा। इसलिए गैरीबाल्डी किसके विचारों के समर्थक था? मेजनी के। यानी जो जो गुण मेजनी में था वही गुण किस में था? गैरीबाल्डी में था। बात समझ रहे हैं ना? तो पेशे से क्या था? नाविक था और मेजनी के विचारों के समर्थक था। किसके विचारों के? मेजनी के विचारों के। उसके बाद देखिए सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों का एकीकरण किया था और गणतांत्रिक व्यवस्था लागू किया था। जरा सा देखिए, ये कहा कि खाली हाथ नहीं होगा, जैसे गांधी जी भारत में कहले थे। ये 15 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 47 पहुंचा दिया आजादी लेते लेते। एक गाल में मारा तो दूसरा गाल बढ़ा देते थे, अहिंसा के पुजारी थे। आई कहा कि ना, है ना, ये वहां कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, शस्त्र के साथ लड़ेंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, आधुनिक हथियार से। एक को मारेगा तो हम 5 को मारेंगे, टकाक टकाक, है ना। कौन कहा? गैरीबाल्डी कहा कि ऐसे नहीं, खाली हाथ नहीं लड़ेंगे, सशस्त्र लड़ेंगे। और पूरे दक्षिणी इटली को, देखिए सिसिली, नेपल्स, ये देखिए ये राज्य था इटली के। यहाँ जो है कि बुर्बो राजवंश के शासक था। 1815 में जब वियना समझौता हुआ था तो यहाँ बुर्बो राजवंश को दे दिया गया था। ये तो घोर प्रतिक्रियावादी था ही बुर्बो राजवंश, जनता त्राहिमाम था, वही चढ़ाई कर दिया, सेना, लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। बात समझ रहे हैं ना? चूंकि यह चाहता था कि ना ऐसे ना हो तो क्या करना होगा, तो सेना बनाना होगा, गोली बंदूक हथियार बारूद सब लेके चलना होगा, तब जाके एकीकरण होगा। ऐसे दक्षिणी इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसलिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया। कौन कुर्ती सेना का गठन किया? लाल कुर्ती सेना का गठन किया। कौन? गैरीबाल्डी ने। और शस्त्र अस्त्र के साथ है दोनों पर चढ़ाई कर दिया, सिसिली पर और नेपल्स पर, दोनों पर, सिसिली और नेपल्स पर, और दोनों को जीत भी लिया। और है दोनों पर जीत के क्या किया कि गणतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दिया। और है सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक था विक्टर इमैनुअल से मिला। विक्टर इमैनुअल कहा कि तुम वहां शासन चलाओ, तुम्हारा जो मिशन है वही मिशन मेरा है, इसलिए तुम मेरा प्रतिनिधि रहो और इस जगह पर तुम अपना शासन चलाओ। तो क्या किया? सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों का एकीकरण किया। दक्षिणी इटली में सिसिली नेपल्स था, ये दोनों राज्य को जोड़ लिया, दोनों राज्य से राजा को हटा दिया, है ना। और एकीकरण कर विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर क्या बन गया? शासक बन गया। कौन? गैरीबाल्डी। अब जरा सा देखिए, सिसिली और नेपल्स जीतकर गणतंत्र की स्थापना किया, है ना। रोम पर आक्रमण, गैरीबाल्डी से मुलाकात तथा संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर हो गया। अब जरा सा देखिए, ये मेजनी के विचार को मानता था, काउंट काबूल के विचार को नहीं मानता था। किसके विचार को मानता था? मेजनी के। लेकिन आगे देखिए, ये दोनों राज्य को जीतकर गणतंत्र की स्थापना कर दिया, विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में शासक बन गया। अब यहां रोम है, ये देखिए ये रोम है जहां पोप के किला था, है ना, पोप के किला था। इनने जीत लिया था कौन? काउंट काबूल। इनने जीत के एकीकरण कर लिया था कौन? गैरीबाल्डी।
अब बीच में ही पोप था, ये आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था। अभी पोप पर चढ़ाई कर दिया, पोप पर चढ़ाई कर दिया तो कौन देखा है? काउंट काबूर देखा कि नहीं ये तो फिर मिला लेगा अपना में, इसलिए यह अपना सेना उतार दिया। सेना उतार दिया तो उसी लड़ाई के समय गैरीबाल्डी का मुलाकात हो गया काउंट काबूर से। जब रोम पर आक्रमण किया तो गैरीबाल्डी का मुलाकात किससे हुआ? काउंट काबूर से। अब उसके विचार से भी प्रभावित हो गया। किसके विचार से? काउंट काबूर के विचार से। पहले मेजनी के विचारों के समर्थक था, लेकिन बाद में जब रोम पर आक्रमण किया तब काउंट काबूर से मुलाकात हुआ तो उसके विचार के से मिल गया। और ये अपना जो रोम मिशन था जीतने का, जैसे सिसिली नेपल्स को मिलाया था, अब रोम को जीतकर मिलाना चाहता था, उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। कौन? गैरीबाल्डी। मिशन वापस कर लिया और अपना सारा संपत्ति है ना, टोटल संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया, बिना किसी संधि के। सिसिली और नेपल्स यानी दक्षिणी इटली में जीते गए राज्य को किसको? विक्टर इमैनुअल को दे दिया कि लीजिए अपना। विक्टर इमैनुअल कहा कि सुनिए ना, कौन? गैरीबाल्डी जी, रे आप इतने अच्छे लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जाइए ना, शासक रहिए वहीं पे। कहा कि ना, अब हम गोर लागते, हम शासन नहीं करेंगे, अब आप अपना इटली को संभालिए, आप अपना इटली को एकीकरण कीजिए, हम सारा संपत्ति दान करते हैं, अब हम किसान की भांति खेत में अपना कुछ उपजाएंगे, आप भरण पोषण करेंगे, हमको संपत्ति से कोई मतलब है, संपत्ति भी लीजिए, इटली को दान हम कर देते हैं। क्योंकि देश सबसे आगे है, देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं, राष्ट्र से ना हम हैं। इसलिए क्या किया? बहुत बड़ा त्याग किया। कौन? गैरीबाल्डी। अपने संपत्ति का त्याग किया और किसान की भांति जीवन जीने लगा, एक आम किसान की तरह। त्याग और बलिदान के कारण, इसी त्याग और बलिदान के कारण है ना, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति में गैरीबाल्डी के जीवनी को बार बार उछाला जाता था। अरे देखो, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी एक कैसा था, महान क्रांतिकारी, जो शासक बनने का भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वह त्याग करके पूरे संपत्ति को दान करके आम किसान की जिंदगी जीने लगा। और इसी त्याग और बलिदान के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी इनकी चर्चा हुई। साथ ही साथ इनकी जीवनी, किनकी जीवनी? गैरीबाल्डी की जीवनी कौन लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। 1862 में अचानक मृत्यु हो गई किनकी? गैरीबाल्डी की। ये अपूर्णीय क्षति थी। अब जरा सा देखिए, पूरे सार्डिनिया, पिडमाउंट, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमानिया, इस सब का एकीकरण कर लिया था काउंट काबूर। सिसिली, नेपल्स, इस सब का एकीकरण कर लिया था कौन? गैरीबाल्डी। दोनों के शासक था कौन? विक्टर इमैनुअल। अब बच गया था ये पोप, जो इटली को जीतकर धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहता था। अब कहा कि ना, अब तो गैरीबाल्डी खत्म हो गया, तो अंत में क्या किया? कौन? विक्टर इमैनुअल चढ़ाई किया इस पर। अब कहा कि ना, अब हम ही को भिड़ना होगा। चढ़ाई किया और खाली उसके किला को छोड़कर, पोप के राजमहल को छोड़कर, ये राजमहल था छोटका, राजमहल को छोड़कर बाद बाकी को जीत के इटली के में मिला लिया और इसी रोम को इटली का क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। यही मैंने यहां बताया है कि रोम को जीतकर 1871 में इटली का एकीकरण तथा रोम को राजधानी बनाया। और इस तरह आपने देखा कि 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल शासक के नेतृत्व में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव हुआ।